हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल राइटिंग बुद्धा। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ सबका त्यौहार अच्छा जा रहा होगा। आज का इस वीडियो का टॉपिक है, ये बुक जो मेरे पास नई नई आई हुई है, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव। ये अमित त्रिपाठी जी की सबसे लेटेस्ट किताब है जो 2 महीने पहले एक इंस्टाग्राम लाइव चैट पे ऑल ऑफ अ सडन अनाउंस कर दी गई थी। और हम सब तो रामचंद्र सीरीज़ के चौथे बुक का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये एक नया सरप्राइज़ आ गया। और इससे पहले कभी भी अमित जी ने हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं लिखा हुआ है, मिथोलॉजिकल फिक्शन लिखा हुआ है। एक नॉन फिक्शन किताब भी लिखी हुई है, लेकिन हिस्टोरिकल फिक्शन में ये इनका पहला अटैम्प्ट है। तो इस बुक का जो पैकेजिंग है, जिस हिसाब से बुक मेरे पास आया था, बहुत ही यूनिक था। मैं वो वीडियो भी इस बुक के साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ पे मैंने थोड़ा अनबॉक्स और अनपैकेजिंग करते हुए दिखाया हुआ है इस बुक को। और अगर आप पाएंगे तो इस बुक में अमित जी के नीचे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है एन इमॉर्टल्स राइटर्स सेंटर बुक। इन केस अगर आपको इसमें दिख रहा है तो ये क्या है। तो जैसे हम सबको पता है कि मनुष्य जीवन बहुत ही छोटा होता है, और क्योंकि अमित जी के पास बहुत ही सारी कहानियाँ हैं जो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, और उनको ये पता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किताब लिखने में जनरली 1.5 से 2 साल उनको जाता है, क्योंकि रिसर्च काफ़ी इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए उन्होंने अभी फ़िलहाल 4 लोगों के एक टीम बनाया हुआ है, जिनको जो भी कहानी वो बताना चाहते हैं। जैसे इस केस में हम अगर देखें तो सुहेलदेव राजा की कहानी बताना चाहते थे, तो वो पूरी कहानी उस टीम को बता देते हैं। कैसे कहाँ से रिसर्च करना है वो बता देते हैं। वो टीम समझती है और वो टीम लिखती है, कोशिश करती है कि नरेशन जितना पॉसिबल हो अमित जी के स्टाइल के जैसा ही हो। और फाइनली जब वो पूरा लिख लेते हैं तो पहला ड्राफ्ट अमित जी के पास आता है, और उसको एडिटिंग और उसका प्रूफ रीडिंग वही करते हैं, और कोशिश करते हैं कि रीडर्स को कहीं पे भी ऐसा महसूस ना हो कि उसके बुक के अंदर अमित त्रिपाठी वाली फील नहीं है। तो ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, और मैं बहुत खुश हूँ कि अमित जी ने ऐसा कुछ सोचा, बिकॉज अब हमें उनके तरफ से बहुत ज़्यादा किताबें और देखने को और पढ़ने को मिलेंगी। तो इस बुक की मैं अगर बात करूँ तो जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, जिसके बारे में उन्होंने लिखने का सोचा है, सुहेलदेव राजा। इनके कारण जब तुर्क लोग पूरे दुनिया में हर जगह हमला कर रहे थे, इन्वेड कर रहे थे, तो वो इंडिया भी आना चाहते थे, आए भी। इस राजा ने एक बंदे को मार मार के भगाया, जिसके कारण इंडिया 150 से 200 साल तक किसी तुर्कियों से इन्वेड नहीं हुआ। इतना वो डर चुके थे इनके कारण। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अमित त्रिपाठी जी को भी महसूस हुई होगी, वो ये कि जब अगर आप इंटरनेट पे जाते हो और इनके बारे में सर्च करते हैं, ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं इनके बारे में। तो ये एक तरीके से उनके लिए नुकसान भी था, पर इसका एक फ़ायदा भी उनको बहुत अच्छा मिला, क्योंकि जब आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं है उस कैरेक्टर्स के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पे, तो आपको एक चांस मिलता है कि आप उसको जितना हो सके अपने तरीके से भी फिक्शनलाइज कर लो। तो क्योंकि अमित जी की यही स्पेशलिटी है कि वो एक चीज़ पिछले एंशिएंट इंडिया से उठाते हैं या मिथोलॉजी से उठाते हैं, उसको अपने तरीके से पेश करते हैं। उनको बहुत क्रिएटिव लिबर्टी मिली है ये किताब लिखने में, जिसका उन्होंने पूरी तरीके से फ़ायदा भी उठाया हुआ है। क्योंकि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी कहानी बहुत ही पावरफुल, पेट्रियाटिक, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक और टेरिफिक, मतलब क्या मेरे को वर्ड्स नहीं है, इतनी ज़बरदस्त कहानी है। पूरे टाइम मेरे को गूज़बम्स आ रहा था, मेरे अंदर एक एनर्जी आ रही थी कि यार क्यों नहीं मैं उस एरा में हूँ जब मैं सुहेलदेव राजा के करीब होकर उनके साथ कुछ इस देश के लिए कर सकता था। आज भी कर सकते हैं, आज भी करने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी प्रॉब्लम उस टाइम पे बताई गई है, या जिस कारण इंडिया फेस कर रहा था स्ट्रगल, वही सेम प्रॉब्लम आज भी हमारे देश में, जिसके कारण हम लोग आज नए तरीके के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वैसे तो नहीं फेस कर रहे जो इस किताब में वर्णन है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये फर्स्ट मिलेनियम की बात है, अब हम सेकेंड मिलेनियम में है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस किताब में कि कहानी को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दूसरा मैं बोलूँगा कि इस बुक का जो बेसिकली प्लॉट है, वो एक भराइच का बैटल हुआ था सुहेलदेव राजा के बीच में और महमूद और गजनी के एक टर्किश कमांडर के बीच में, उसी के बारे में है। तो इसके अंदर क्योंकि उस समय इंडिया के लोग आपस में ही लड़ रहे थे, राजा लोग आपस में ही लड़ रहे थे, इसके लिए बाहर वालों को आके हम लोगों पे कब्जा करना बहुत आसान पड़ता था, क्योंकि हम लोग यूनिटी में नहीं करते थे। तो इस किताब में वही दिखाया हुआ है कैसे सुहेलदेव राजा सबको यूनाइट करके एक साथ आगे चलना चाहते हैं। तो जिसके अंदर कई ऐसे राजाओं का वर्णन आता है जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं। तो कहीं हिंट दिया है अमित त्रिपाठी जी ने कि उनके बारे में भी एक अलग किताब आएगा। तो सब पढ़ने में बहुत एक्साइटमेंट होती है, कैसे सब एक साथ मिलते हैं, कैसे लड़ते हैं। जितने भी वॉर के सीन हैं, जितने भी अटैकिंग सीन है, जितने भी फाइटिंग सीन है, उसको इतने सुंदरता से लिखा हुआ है, इतने सुंदरता से डिस्क्राइब किया हुआ है कि मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ तो पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भंसाली की कोई मूवी देख रहे हैं, आप बाहुबली जैसी कोई बड़ी मूवी देख रहे हैं। आप इनफैक्ट पूरा इमेजिन कर सकते हो कि कैसे क्या हो रहा है। इनफैक्ट जबकि वो एंशिएंट इंडिया के बारे में हमको पता भी नहीं है वो कैसा दिखता था, लेकिन हम थोड़ा बहुत अपनी मूवी से इमेजिन कर पाते हैं। तो एक्चुअली आपका इमेजिनेशन उस तरफ पूरी तरीके से जाता है।
अगला मैं पॉइंट बोलूँगा कि हम सब ऐसा मानते हैं, ऐसा हम लोगों का सोचना है, क्योंकि एक ऑथर एक तो क्या स्टीरियोटाइप हो जाता है, तो हमको लगता है कि अमीर जी सिर्फ मिथोलॉजिकल का वर्णन अच्छा कर सकते हैं, या से अब क्योंकि इन्होंने ये लिख लिया है तो हिस्टोरिकल फिक्शन का वर्णन अच्छा कर सकते हैं। पर मैं आपको बोलूँ, जितने अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें लिखते हैं उतने अच्छी तरीके से वो रोमांस के बारे में भी लिखते हैं, जो कि हमने इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में भी देखा है, राम सीता की कहानी में भी देखा है, और इस कहानी में भी सुहेलदेव राजा और तोशनी के बीच में जो रिलेशन दिखाया हुआ है, जो केमिस्ट्री दिखाया हुआ है, वो बहुत ही अद्भुत तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर सुहेलदेव राजा को बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व दिखाते तो मे भी लोगों को पसंद नहीं आता, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे दिखाएं उनका ये वाला पार्ट भी। तो कैरेक्टर्स का ऑरा और उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखते हुए अमित जी ने जिस तरीके से ये हैंडल किया है, उसके लिए मैं उनको हेड्स अप बोलना चाहूँगा। अगला पॉइंट मैं बोलूँ तो अमित जी की किताबें क्यों इतनी फेमस हैं, तो मैं पहले वाले रिव्यूज़ में भी बोल चुका हूँ, उनकी फ़िलासफ़ी जो वो अपने बुक्स के थ्रू हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस बुक में भी कई ऐसी फ़िलासफ़ीज़ और कई ऐसे पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस मिलेंगे जो आपको एकदम सोचने पे मजबूर कर देंगे। मैंने कई कुछ अपने डायरीज़ में नोट किया, तो मैं कुछ कन्वर्जेशंस हैं जो मैंने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, जो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें आपको कौन सी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में एक्चुअली पता चलता है। तो चंद्र कीर्ति और अश्वघोष दो कैरेक्टर हैं, तो इनके इंटरेस्ट इनमें वायलेंस और नॉन वायलेंस, अहिंसा और हिंसा के बीच में डिस्कशन हो रहा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त कन्वर्जेशन है वो भी। अगला एक है अश्वघोष और अब्दुल के बीच में रिलीजन और पैट्रियटिज्म के बीच में, कि हमें रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या पैट्रियटिज्म को देनी चाहिए। वो भी बहुत अच्छा कन्वर्जेशन है, जो कि आज के तारीख में भी बहुत रेलेवेंट बैठता है, और इसीलिए ही अमीर जी ने उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट किया है कन्वर्जेशन को एक्सप्लेन करने में। फिर अगला मैं बोलूँगा गोवर्धन और काशीनाथ, ये दो लोग हिंदू और मुस्लिम बिलीव्स के बारे में बात करते हैं, कैसे दोनों एक साथ थ्राइव कर सकते हैं और कैसे दोनों सिमिलर भी हैं, कैसे थोड़े अलग भी हैं। आइडल वर्शिपिंग के बारे में बहुत बातें हुई हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इस बुक से बेसिकली हम लोग क्या सीखते हैं, तो मैं थोड़ा सा ही दूंगा, बिकॉज मेरे को बहुत से लोग जो मेरा वीडियोस देखे उन्होंने मेरे को बोला कि क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ सकते, तो उनको अगर थोड़ा सा टेक अवे मिल जाए कि हम इससे क्या सीखते हैं, तो उनको शायद वो भी किताब उठा के पढ़ना चालू कर दें, एटलीस्ट उनको ये लेसन्स तो मिल जाए। सबसे पहला तो ये है कि हम इंडियंस को आपस में लड़ना छोड़ के अगर हम यूनाइट हो जाएं, तो हम कितनी ही पावर क्यों ना हो जाए, हम उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का चल रहा है, तो हम सब कितने मिले हुए हैं, तो उससे लगता है कि हम ये फाइट बैक कर सकते हैं। फिर पैट्रियटिज्म के बारे में, आजकल हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं कि नेशनल एंथम पे भी हम लोग 52 सेकेंड्स के लिए नहीं खड़ा होना चाहते हैं। वो पैट्रियोटिक चीज़ है एक, और हमको नहीं लगता, मतलब मुझको तो नहीं लगता कि हमको उस चीज़ के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। चुपचाप कर लेना चाहिए, हमारे देश के लिए, देश के हित में, देश के लिए है, चुपचाप करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आजकल जो ख़त्म हो रही हैं, ये बुक आपका वो भाव बढ़ाएगा कि हम लोग क्यों क्वेश्चन करते हैं, हमको कर लेना चाहिए। फिर रिलीजन को आपको कैसे फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आए कि कोई भी रिलीजन आपको गलत नहीं सिखाता, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो। इस बुक में बुद्धिज़्म की भी बहुत बात की हुई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबको क्या लग रहा है कि वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही होगी, क्योंकि बेसिकली एनिमी वही था, लेकिन उनकी जब हिस्ट्री में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और सेक्युलरिज्म के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है कि सुहेलदेव राजा हिंदू थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुसलमानों के साथ नहीं थे, उनके टीम में मुसलमान भी थे। इनफैक्ट उन्होंने एक टर्किश आदमी जो कि मुसलमान था उसको भी अपने ग्रुप में ले लिया था। तो एक सेक्युलरिटी का भाव भी आता है इस बुक में। सेक्युलरिज्म, आई डोंट थिंक सो सेक्युलरिटी कोई वर्ड है। तो अब मैं आता हूँ बुक के ड्रॉबैक्स पे, जो मुझे कभी बात करना पसंद नहीं आता, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि ये एक रिव्यू वीडियो है। सबसे पहला कि मैं बोलूँगा कि किंग सुहेलदेव को बहुत ज़्यादा सेक्युलर दिखाने की कोशिश की गई है। कई सीन्स हैं जहाँ पे अमीर जी ने 100% मतलब ट्रुथफुली कई बातें की गई है जो कई रिलीजन या कई लोगों को ना अच्छी लगे, बट देन कई जगह उन्होंने उसको लीपा पोती करने की कोशिश भी की गई है, जो मैं समझ सकता हूँ क्यों, क्योंकि आज के तारीख में कहीं ना कहीं वो एक डर लगता है कि लोगों को क्या पता पसंद ना आए और लोग खिलाफ ना हो जाए। तो वो सेक्युलरिटी, अगर सेक्युलरिज्म वो थोड़ा अगर अलग कर पाते इस किताब से, या उतना ज़्यादा नहीं इम्बेड करते, तो थोड़ा ज़्यादा यकीन आता कहानी पे। दूसरा मैं बोलूँगा कि कुछ सीन्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है जहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ आपको पता है कि वो कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, और आप अगर सेंटेंसेस बीच में छोड़ भी देंगे तो आप कुछ लूज़ नहीं करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत हुआ इस बार। मे बी ये इमॉर्टल्स राइटर सेंटर का इंट्रोडक्शन के कारण हो गया, बट मुझे लगता है इतने डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं थी उन सीन्स को।
तीसरा मैं बोलूँगा कि जो कन्वर्जेशंस हैं कैरेक्टर्स के बीच में वो एकदम ऐसे लिखे गए हैं जैसे आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं। अगेन वो मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया, बिकॉज जब एंशिएंट इंडिया की कहानी है तो आपके अंदर बुक के अंदर थोड़ी वो एस्थेटिक वैल्यू लगनी चाहिए कि हाँ हम उस टाइम के कन्वर्जेशंस को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या उनके साथ हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप पूरा आज के जैसा ही लिख देंगे तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा उतना पुरानी कहानी पढ़ने के लिए, राइट। तो वो एक चीज़ मेरे को लगता है थोड़ा कन्वर्जेशन पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। और लास्टली एक मैं सीन बोलूँगा कि क्योंकि मुझे लगता है अगेन के राइटर सेंटर से इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके कारण प्रोटैगनिस्ट जब भी कुछ बड़ा करने वाला होता है, कुछ हीरोइक करने वाला होता है, तो वो पूरा सीन एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लिखा हुआ है। मतलब आप उससे ऐसा लगेगा कि इस पे फिल्म बनेगी, मतलब हर एक सीन वैसा लिखा हुआ है कि अब एक्टर को ऐसा करना चाहिए, अगला सीन में वैसा करना चाहिए, जो कि मुझे थोड़ा गलत लगा। एक बुक जो कि थ्रू आउट बुक है, थरो बुक है, उसको एक किताब की तरह ही लिखना चाहिए। एक फिल्म की स्क्रिप्ट है तो उसको एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही लिखना चाहिए। अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एक किताब को एक किताब जैसा दिखना और रीडर्स को महसूस करना कि वो एक किताब पढ़ रहे हैं ना कि एक फ़िल्म की कहानी पढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मुझे प्रॉब्लम लगा। ओवरऑल मैं बोलूँ तो सुहेलदेव जो ये किताब है बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत ही पैट्रियोटिक किताब है। मैंने इसको इस इंडिपेंडेंस डे के दिन पढ़ना चालू किया था और जो 3-4 दिन मेरे गुजरे हैं बहुत ही अच्छे गुजरे हैं और मैं चाहता हूँ कि इस किताब पे बहुत जल्द ही फिल्म बने। मेरे को मालूम है शिवा ट्रायलॉजी पे या रामचंद्र सीरीज़ पे मूवी बनाना बहुत मुश्किल है, इस पे बनाना फिर भी आसान है। तो मुझे लगता है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जब इतने लोग एंटी नेशनल बात कर रहे हैं, ये किताब एक बहुत ज़रूरी किताब है जो सब तक पहुँचनी चाहिए और सबको समझना चाहिए कि नेशनल और देश के प्रति प्यार करना क्या होता है। वो ये कैरेक्टर किंग सुहेलदेव आपको बताएंगे। तो मैं इस बुक को देता हूँ 4.5 स्टार्स। हाँ, जितना मैंने अमीर जी के रावण को दिया था और कहा था कि वो उनकी सबसे बेस्ट किताब है, अभी भी मैं बोलूँगा कि रावण अच्छी ही किताब है, लेकिन दोनों बुक में डिफरेंस इतना ही है कि रावण एक बहुत अच्छी कहानी है, ये किताब एक बहुत अच्छा इमोशन है। ये किताब के अंदर आपको एक इमोशन महसूस होता है क्योंकि आप अपने देश के बारे में, अपने देश के राजा के बारे में पढ़ रहे होते हो। तो इसके लिए ये किताब की बात अलग है, ये इमोशनल किताब है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा ये किताब पढ़ने के बाद। सो प्लीज़ इसको पढ़िए और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोगों तक ऐसे रिव्यूज़ पहुँचें। थैंक्स अ लॉट।